अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बैरेट एसोफेगस। ठीक है, तो बैरेट एसोफेगस को डिस्कस करने से पहले ना हम एक सिनेरियो को अपने जहन में रखते हैं। आप इमेजिन करें एक पेशेंट है जिसको ना सालों से एसिडिटी और रिफ्लक्स का मसला है। ठीक है, हर रोज जो है ना वो स्टमक का एसिड उसकी एसोफेगस में वापस आ रहा है, स्टमक से एसोफेगस में वापस आ रहा है। शुरू तो स्टार्ट में उसको सिर्फ हार्ट बर्न होगा, लेकिन अगर ये प्रोसेस सालों तक चलता रहे ना, सालों तक उसका रोज 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 उसके एसोफेगस को एसिड का एक्सपोजर हो रहा है स्टमक से, तो उसकी जो एसोफेगस की लाइनिंग है ना वो खुद को बचाने के लिए चेंज होना शुरू कर देती है। इसी चेंज को ना, इस एपिथेलियम की चेंज को हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फ्यूचर में कैंसर का रिस्क भी बन सकता है। ठीक है, इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड इट कैन लीड टू कैंसर। ठीक है, तो अब ये तो हमने समझ लिया कि इसमें एपिथेलियम चेंज हो रही है, लेकिन हमें ये क्या पता कि कौन सी एपिथेलियम थी, किससे चेंज हुई है और क्या सारा प्रोसेस हुआ है। तो इसको समझने से पहले ना हम देखेंगे कि एसोफेगस में नॉर्मली कौन सी एपिथेलियम होती है। तो एसोफेगस इज लाइन बाय नॉन कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जब ये एपिथेलियम सिर्फ फूड का पैसेज बेयर कर सकती है, इसमें से नॉर्मल फूड पास होती रहे, नॉर्मल फूड डेली पास होती रहे, इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना, ये एसिड को बेयर नहीं कर सकती। जब इसके ऊपर कंटिन्यूसली एसिड का रिफ्लक्स होगा ना, इसके ऊपर रोज इसका एसिड से एक्सपोजर होगा, रोज एसिड से एक्सपोजर होगा, तो ये उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती। इसीलिए जब लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूसली लाइनिंग में एसिड आता रहता है ना, तो ये लाइनिंग चेंज हो जाती है एंड दिस इज द बेसिस फॉर बैरेट एसोफेगस। अब सवाल ये है कि ये एसिड आ क्यों रहा है बार बार एसोफेगस में। तो इसका आंसर है गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, नॉर्मली जब फूड पास होती है स्टमक में चली जाती है तो वो क्लोज हो जाता है, लेकिन इसमें ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वो प्रॉपर प्रॉपर ना क्लोज नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से ना एसिड का बैक फ्लश होता है हमारे एसोफेगस में और एसोफेगस इज एक्सपोज टू दैट। अब ये एसिड जो है ना वो एक दफ़ा जाए एसोफेगस में, एक दफ़ा रिफ्लक्स हो, जैसे कभी किसी को सालों में एक दफ़ा एसिडिटी हो जाती है, तो वो तो बेयर कर लेता है हमारी एपिथेलियम ना एसोफेगस की। लेकिन अगर सालों तक ये सिलसिला चलता रहे ना, एक पूरा साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए हैं, रोज़ एसिड का एसोफेगस रोज़ एक्सपोज़ होती है उस एसिड को, तो फिर वो बेयर नहीं कर पाएगी और वो ना सर्वाइवल मोड में चली जाएगी जैसे आपकी बॉडी, और वहाँ पे मेटाप्लेज़िया स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटाप्लेज़िया का मतलब क्या है कि एक तरह की जो एपिथेलियम है ना, वन टाइप ऑफ एपिथेलियम वो चेंज होती है दूसरी टाइप ऑफ एपिथेलियम से। तो ये तो बैरेट एसोफेगस है। बैरेट एसोफेगस की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, क्रोनिक रिफ्लक्स की वजह से नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम में, और ये कोलमनर एपिथेलियम जो है ना, ये नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक में। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ठीक है, एग्जाम में जहाँ पर भी बैरेट एसोफेगस का नाम है ना, हमारे जहन में फॉरन इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आ जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज चेंज्ड बाय इंटेस्टाइनल टाइप एपिथेलियम। सो हमने मेटाप्लेजिया को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये बॉडी की एक नॉर्मल अपने सर्वाइवल के लिए चेंज है, यानी एक मेच्योर एपिथेलियम की टाइप का दूसरी मेच्योर एपिथेलियम टाइप से रिप्लेस हो जाना। अब सवाल ये है कि कलमनर एपिथेलियम ही क्यों वहाँ पे आती है स्क्वेमस की जगह। उसका आंसर ये है कि कलमनर एपिथेलियम ना नॉर्मली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है एंड इट इज डिजाइन टू टॉलरेट दैट एसिड। इसलिए यहाँ पर भी ना जब मेटाप्लेजिया होता है तो उसकी स्क्वेमस सेल्स की जगह कलमनर सेल्स लेते हैं, क्योंकि वो एसिड को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, और बॉडी का सर्वाइवल मोड में काम भी तो यही है कि उसको टॉलरेट करे उस एसिड को जो कि डेली बेसिस पे आ रहा है अंदर। तो इनिशियली तो ये चेंज हमारी बॉडी को बेनिफिशियल लगती है, लेकिन ज़ाहिर है अब एक नॉर्मल चीज़ थी उसकी जगह कोई और चीज़ आ गई है तो उससे नुकसान तो होगा, तो ये फ्यूचर में कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर देती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। ठीक है, ये डिजीज जो है ना आमतौर पर 40 से 60 साल के एडल्ट्स में होती है, और मेल्स में इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और इसके अलावा ओबेसिटी और स्मोकिंग भी इसका रिस्क इंक्रीज करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो जो कंडीशन है ना उसको ट्रिगर करती हैं। तो अगर हम जो एक पेशेंट है ना एसिडिटी का, जिसको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का, वो अगर खाता है ना स्पाइसी फूड या अल्कोहल लेता है या फिर स्मोकिंग करता है या चॉकलेट वगैरह खाता है या कैफीन लेता है, तो इस सब से ना उसका ट्रिगर होता है, उसको एसिडिटी और बढ़ जाती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोनिक एसिड एक्सपोजर होगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पे सेल्स की, स्क्वेमस एपिथेलियम विल बी रिप्लेस्ड बाय कोलमनर एपिथेलियम, डिस्फेजिया और एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है कि एपिथेलियम के चेंज होने से बॉडी पे क्या ही क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो ये जो है ना बैरेट एसोफेगस, इसके इटसेल्फ एपिथेलियम की चेंज की वजह से कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं आते। इसके जो भी फीचर्स आते हैं ना वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से आते हैं जो हो रहा है अंदर। तो एसिड रिफ्लक्स का तो हमें पता ही कौन कौन से फीचर्स आते हैं, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन और डिस्फेजिया, लाइक स्वेलिंग में डिफिकल्टी वगैरह हो सकती है, लेकिन ये डिस्फेजिया बहुत लेट स्टेज पे अपीयर होगा। तो हम बैरेट एसोफेगस को डायग्नोज कैसे करेंगे। इसके डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हमें क्या नजर आएगा, वेलवेटी रेड या सैल्मन पिंक कलर का जो है ना एपिथेलियम नजर आएगी। नॉर्मल एपिथेलियम पिंक कलर की होती है, लेकिन जो है ना बैरेट एसोफेगस उसमें हमें नजर आएगी रेडिश और वेलवेटी अपीयरेंस होगी। और ये सब कुछ ये सारी चेंजेस नजर कहाँ पे आएंगी, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और हमें कोलमनर म्यूकोसा के पैचेस भी मिलेंगे। इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा इसको डायग्नोज करने का, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम ना हमें नजर आएगा स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विद गोबलेट सेल्स, यानी कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। समझ आ रही है ना आपको इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का क्या मतलब है, यानी इंटेस्टाइन में जो कोलमनर एपिथेलियम है वो यहाँ पर होगी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विद गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स भी हमें इसमें अबंडेंट, और हम इसके डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी भी करवा सकते हैं। बायोप्सी में भी हम ये देखेंगे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया और गोबलेट सेल्स। हमने बायोप्सी के मल्टीपल सैंपल्स लेने हैं। ठीक है, एक सैंपल
नहीं कर लेना कि इसको ये बैरेट एसोफेगस है। हमने मल्टीपल जो है ना वो सैंपल्स लेने हैं इसके लिए। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं बैरेट एसोफेगस की। तो सबसे बड़ी और पहली कॉम्प्लिकेशन तो इसकी यही है कि इसमें ना एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रिक्चर्स, ब्लीडिंग और डिस्प्लेजिया हो सकता है। डिस्प्लेजिया का मतलब है एबनॉर्मल सेल्स। पहले तो हमने देखा ना कि जब एसिड रिफ्लक्स होता है ना एसोफेगस में, तो वहाँ की नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज हो जाती है एक दूसरी टाइप की नॉर्मल मैच्योर एपिथेलियम से जो थी कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये सारा हो गया मेटाप्लेजिया। लेकिन ऐसा होता है कि अब वहाँ पे कॉलमनर सेल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी एसिड रिफ्लक्स कंटिन्यू। अब इस एसिड इंजरी की वजह से क्या होगा? पहले तो जो मेटाप्लास्टिक सेल्स हैं ना उनमें इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन में हमें पता है कौन-कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे सेल्स वहाँ पे जाके ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ करेंगे। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज़ करती हैं। ये मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं। तो वहाँ पर जो कॉलमनर सेल्स हैं ना उनका डीएनए डैमेज होगा और वो एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए डिस्प्लेजिया को प्री कैंसर स्टेज समझा जाता है, क्योंकि इसमें सेल्स जो है ना उनकी मॉर्फोलॉजी बदल गई है। वो नॉर्मल नहीं रहे, वो एबनॉर्मल सेल्स बन गए हैं। अब अगर फिर भी ये एसिड इंजरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी ना, तो ये एबनॉर्मल सेल्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एबनॉर्मल सेल्स की ज़्यादा अमाउंट होगी तो ज़ाहिर है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि नॉर्मल सेल से कैंसर सेल डेवलप होने के दरमियान में कौन-कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे नॉर्मल एपिथेलियम थी, फिर वो चेंज हुई क्रोनिक एसिड एक्सपोजर की वजह से उसमें मेटाप्लेजिया हो गया, दूसरी टाइप के सेल आ गए लेकिन वो नॉर्मल थे। ठीक है, अब फिर भी एसिड इंजरी स्टॉप नहीं हुई तो वहाँ पर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हुआ है। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स हैं तो सही, लेकिन उनमें ना हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट भी थोड़ा कम है और उन एबनॉर्मल सेल्स की अमाउंट भी थोड़ी कम है। लेकिन अगर फिर भी ऐसे इंजरी एसिड इंजरी जो है वो स्टॉप नहीं होती ना, तो ये हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स और ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी उनमें, और इवेंचुअली ये कैंसर कॉज करेगा। अब हम इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम इसकी रूट कॉज को ही ट्रीट करेंगे, जो कि है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए हम पीपीआई देंगे। उसके अलावा उसको कहेंगे लाइफस्टाइल चेंज करे, वेट लूज़ करे, अपना स्मोकिंग को अवॉइड करे, अल्कोहल यूज़ को लिमिट करे। इसके अलावा उसको चाहिए कि रेगुलर एंडोस्कोपी करवाए, बायोप्सीज करवाए। और इसके अलावा डिस्प्लेजिया को ट्रीट करने के लिए अगर वहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स आ गए हैं तो एबनॉर्मल सेल्स का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि उनको निकाल दिया जाए उधर से। तो इसके लिए हम एंडोस्कोपिक रिसेक्शन करवाएंगे और एसोफेजेक्टमी भी करवा सकते हैं। लाइक उतना पार्ट एसोफेगस का हम कट कर देंगे जिसमें एबनॉर्मल सेल्स हैं।